ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए गए ईश्वरीय ज्ञान के जो चित्र हैं, उन चित्रों में हमारे सृष्टि चक्र का चित्र एक प्रमुख चित्र है और इस चित्र का एक विशेष 3D मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल के द्वारा इसके अनेक पहलुओं के बारे में स्पष्ट किया गया है। इस चित्र के अंदर 3 प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है। सृष्टि का इतिहास क्या है, दूसरा इस सृष्टि का भूगोल क्या है, एवं तीसरा इस सृष्टि का खगोल क्या है। खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी। इतिहास और भूगोल को समझने के लिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 7 दिवसीय जो कोर्स होता है, उसमें उसका विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मैं केवल यहाँ आपको इसका खगोल भाग क्या है, वो इस मॉडल के द्वारा जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो बताना चाहता हूँ। इसमें विशेष ये बताई गई है कि ये जो साकार मनुष्य लोक है, इस साकार मनुष्य लोक की 3 विशेषता है। पहली विशेषता है लाइट। ये जो बीच में लाइट जल रही है, जो सूर्य को सिंबलाइज करता है, सूर्य का प्रतीक है। हम कहते हैं चूंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश है इसलिए ये दुनिया दृश्यवान है। सृष्टि की दूसरी विशेषता है आवाज, साउंड। चूंकि यहाँ आवाज है इसीलिए यह दुनिया भाष्यवान है। ये हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। और इस सृष्टि की तीसरी विशेषता है गति, मोशन। अब चूंकि यहाँ गति है इसीलिए ये दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति ना हो तो परिवर्तन भी ना हो। तो यहाँ 3 प्रकार की गति दिखाई गई है। 3 प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और 3 प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं की 3 प्रकार की गति हम अच्छी तरह जानते हैं कि सृष्टि चक्र का जो दायां भाग, आधा भाग, जिसमें सतयुग और त्रेता युग दिखाया गया है, जिसको हम पॉजिटिव साइकिल कहते हैं और उसको हम आध्यात्मिक भाषा में स्वर्ग कहते हैं। तो ये जो स्वर्ग है, अब ये हमारा, हम कहते हैं यहां आत्माओं की सद्गति होती है। अब अगला आधा भाग है द्वापर और कलयुग, जिसको नेगेटिव साइकिल कहा जाता है। तो यहां आत्माओं की दुर्गति होती है, ये नरक का भाग है। परंतु कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, जो यहाँ संगम युग दिखाया गया है, जहां पर स्वयं निराकार परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तो यहाँ पर परमात्मा ने आकर के हम आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताते हैं, यानी गति देते हैं। तो गति, सद्गति एवं दुर्गति, ये 3 प्रकार की गति आत्माओं की होती है और ये कंप्लीटली निर्भर करता है हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर। अब कर्मों की गहन गति, कर्म एवं कर्म, उसका फल, उसका सीधा संबंध कर्म भूमि से है, यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी की भी 3 प्रकार की गति होती है। तो पृथ्वी की पहली प्रकार की गति यह है, पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है और 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है और जिसके कारण दिन और रात होते हैं। दूसरी प्रकार की गति है पृथ्वी एक ही जगह नहीं घूम रही है, बल्कि आगे बढ़ते हुए सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। तो इसलिए 365 दिन में एक चक्कर लग जाता है। अब तीसरे प्रकार की भी एक गति है जिसको कहा जाता है कल्प की गति, जो साधारण मनुष्य नहीं जान सकता जब तक कि परमात्मा आकर के इसके बारे में न बतावे। तो अब ये कल्प की गति क्या है, उसको समझने के लिए अब हमें ये समझना जरूरी है कि जब 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगा लेती है तो
सूर्य की उस एक परिक्रमा को सूर्य की पूर्ण परिक्रमा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 1000 गुना लगभग बड़ा है। उदाहरण के लिए देखिए, एक बड़ा बॉल है, गेंद है, अगर एक चौक लेकर के उसके चारों ओर एक लकीर खींच दी जाए तो एक परिधि की लकीर खींचने से पूरे इतने बड़े बॉल की चौक से पुताई या पेंटिंग तो नहीं हो जाती है ना, क्योंकि उसका बाकी स्फेरिकल सरफेस एरिया तो बाकी रह जाता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य बहुत विशाल है, उसका स्फेरिकल सरफेस एरिया बड़ा है, उसके सामने पृथ्वी कंकर जैसा है। जब 1 साल का चक्कर पृथ्वी पूर्ण कर लेती है, 1 साल का, तो वो तो ऐसा ही हुआ, एक परिधि का ही चक्कर हुआ, तो सूर्य की बाकी एरिया तो बाकी ही रह जाता है। तो इसीलिए साल के चक्र को आंशिक चक्र ही कहा जाता है, वह सूर्य की पूर्ण परिक्रमा नहीं है। अब वो पूर्ण परिक्रमा कैसे होगा? उसके लिए ये जो ऑर्बिट है, माना सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमने का रास्ता, ये ऑर्बिट भी शिफ्ट होता है, ये भी घूमता है, ये भी घूमने लगता है। यही तीसरे प्रकार की गति है। अब आप देखिए, ये ऑर्बिट इधर से तो राउंड दिखाई दे रहा है, और यही गोल अगर सामने से अगर आप देखेंगे तो आपको एक लकीर ही दिखाई देगी। उदाहरण के लिए, जब हम भोजन करते हैं ना, तो थाली गोल दिखाई देता है। भोजन के पश्चात जब उस थाली को धो करके जब खड़ा स्टैंड में रख देते हैं, तो वही गोल थाली सामने से कैसे दिखेगी? गोल के बजाय स्ट्रेट एक खड़ी लकीर दिखेगी ना। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि चक्र के चित्र में शिव बाबा ने, परमात्मा शिव ने हमें 2 लकीरें खींच के दिए, एक खड़ी लकीर, एक आड़ी लकीर, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। अब ये लकीर वास्तव में क्या है? ये लकीर वास्तव में यही ऑर्बिट के लाइन का रिप्रेजेंटेशन है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब आप देखिए, अब चूंकि गति इस सृष्टि का नियम है, तो अब देखिए ये तो खड़ी हो गई ना ये लकीर, परंतु ये चूंकि गति नियम है सृष्टि का, तो इसलिए वो खड़ी नहीं रहेगी। ये लकीर घूमते 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 फिर से आड़ी, माना हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। परंतु इस खड़ी लकीर को आड़ी हो जाने में 1250 साल का लंबा समय लग जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल 90 डिग्री अंश का चक्कर लगाने में 1250 साल लग जाता है। माना केवल क्वार्टर साइकिल, 1/4 चक्कर लगाने में ही पृथ्वी को 1250 साल लग गए। अब आप सोचिए, तो 360 डिग्री का पूर्ण चक्कर में तो 490 डिग्री के कोण होते हैं, तो पूरा पूर्ण चक्कर, कंप्लीट साइकिल लगाने में कितना समय लग जाएगा? 5000 साल। तो 5000 साल में पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का मात्र एक ही बार पूर्ण चक्कर लगाने में समय लग जाता है। यही बड़े से बड़ा चक्कर है, इससे बड़ा कोई चक्कर नहीं होता, और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये तो समझ लिया कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इस लकीर का ही, ये ऑर्बिट का जो सामने से दिखाई दे रही है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसमें और भी लकीरें हैं, जैसे देखिए ये, इसका अर्थ क्या है? अब आप देखिए, हम सभी जानते हैं पृथ्वी अपने धुरी पे एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है, घड़ी की उल्टी दिशा में, और यही कारण है कि सूरज पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अब आप देखिए, चूंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये नेचुरल है कि वो ऑर्बिट का रास्ता भी एंटी क्लॉकवाइज तय करेगी। आप देखिए, आप अपने गाड़ी को आप आगे ले जाएं तो आगे जाएगी, रिवर्स लेंगे तो रिवर्स जाएगी। इसीलिए जब पृथ्वी ही एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो नेचुरली ये भी
ऑर्बिट का रास्ता भी एंटी क्लॉकवाइज तय करेगी, परंतु ये कल्प का जो चक्र है वो क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में, इसलिए ये दिखाया गया। और वास्तव में ये नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है। अभी देखिए हमारे पृथ्वी का नॉर्थ पोल अभी किधर है, अभी हमारे पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब आप देखिए जब ये नॉर्थ पोल यहां पर माना, देखिए आप देखिए ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में अभी प्रवेश कर रहा है, माना ये त्रेता युग में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया। ठीक 1250 साल बाद यही नॉर्थ पोल जब इस डायरेक्शन में प्रवेश कर जाएगा तो वो द्वापर युग शुरू हो जाएगा, और अगले 1250 साल बाद जब वही नॉर्थ पोल ऊपर की ओर प्रवेश करेगा तो कलयुग शुरू हो जाएगा, और अगले 1250 साल बाद जब वही नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में प्रवेश कर जाएगा तो सतयुग शुरू हो जाएगा। परंतु जब नॉर्थ पोल यहां एंटर करता है तो यहां एक बड़ा चमत्कार होता है। वो क्या चमत्कार होता है? देखिए हमने आपको पहले बताया कि सतयुग आने से पहले ये संगम युग आता है, जहां पर स्वयं निराकार परमात्मा अवतरित होते हैं, और वास्तव में अब अवतरित तो हो चुके हैं। और इस समय सबसे बड़ा चमत्कार तो शिव बाबा हम आत्माओं को पति से पावन बना देते हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। परंतु साथ साथ हमारे इस पृथ्वी का भी बड़ा भारी परिवर्तन होता है। हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी का 3 विधि से परिवर्तन होता है। पहली विधि है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी विधि है गृह युद्ध सिविल वार, और तीसरी विधि है एटॉमिक वार। तो अभी आने वाले निकट भविष्य में जो ये एटॉमिक वार द्वारा महाविनाश होगा, उस महाविनाश की प्रक्रिया में हमारे उस प्रोसेस के दौरान हमारे पृथ्वी के जो 5 भूखंड अलग अलग बने हैं, वो पांचों भूखंड की जमीन एकत्रित होकर के एक साथ आ जाएगी, मिल जाएगी, और ये एक ही भूमि बन जाएगी, पूरी एक ही भूखंड बन जाएगा। और वो भूखंड हमारे ग्लोब के, पृथ्वी के बीचों बीच सेंट्रल लाइन में आके वो अलाइंड हो जाएंगी, वो स्थित हो जाएगी, माना नॉर्थ पोल साउथ पोल के सेंट्रल लाइन में और भूमध्य रेखा के सेंट्रल लाइन में, माना बिल्कुल पृथ्वी के भूगर्भ में। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अभी वर्तमान समय हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में जितनी जमीन होनी चाहिए उतनी नहीं है। थोड़ा तो अवश्य है, परंतु अब तो जमीन पूरी पृथ्वी में बिखरी हुई है। वहां जमीन भी है और पानी भी है। मेरा कहने का मतलब वहां इस समय वर्तमान समय उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की जो खिंचाव है वो ज्यादा है। और जब एटॉमिक वार, इतने सारे एटॉम बॉम्ब्स आदि, वो उसका एक्सप्लोजन होगा और वो सारे जमीन को क्या करेगा? धकेलेगा। वो जमीन उस समय लूज हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ह्यूज एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो सारी जमीन को लूज करके वो धकेलेगी। तो अंदर खींच रहा है और बाहर से धकेल रहा है, तो नेचुरली सारी जमीन कहाँ जाएगी? बीचों बीच वो रश करेगी और वहां जाकर के एक ही भूखंड बन जाएगी। अब ऐसा होने पर एक बड़ा परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या आता है? वो परिवर्तन ये आता है कि हमारे पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जमीन और पानी का बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वितरण। तो इसके कारण क्या होगा? हमारी पृथ्वी संतुलित हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ जमीन और पानी बराबर हो गया। और यही कारण होगा कि अभी वर्तमान समय जो पृथ्वी का एक्सिस 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो हमारी पृथ्वी बैलेंस होने के कारण वो सीधी हो जाएगी, 0 डिग्री में आ जाएगी। और 0 डिग्री में आने के साथ साथ वो सीधी खड़ी हो जाएगी, पोल सीधी हो जाएगी। अब पोल सीधी हो जाएगी तो उसके साथ और भी बड़े बड़े परिवर्तन आने लगेंगे। एक पहला परिवर्तन तो ये आएगा कि जब सारी जमीन भूखंड बीचों बीच आ गई,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सारे देश पृथ्वी के पानी के अंदर समा जाएगा। अब देखिए, पानी के अंदर समा जाएगा तो वो समा जाना भी जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि जब इतने एटॉम बॉम्ब आदि का एक्सप्लोजन होगा तो उसके जो रेडियो एक्टिव रेज होंगे ना, उससे हमारे पूरे पृथ्वी का वातावरण पॉल्यूटेड न हो करके जमीन के पानी के अंदर जाने के कारण उसका रेडियो एक्टिव रेज जो है ना वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि सारे पानी के अंदर चले गए। अब उसके परंतु सारे देश पानी के अंदर तो गए, परंतु जो भारत की भूमि होगी वो भारत की भूमि पानी के सदा ही ऊपर रहेगी। क्यों? क्योंकि पहला कारण कि भारत में एटॉमिक वार नहीं होता, और दूसरा कारण है कि भारत की जो भूखंड है उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो समुद्र के जो तल है मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है। इसीलिए भारत की भूमि अविनाशी खंड है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता। अब मैं आपको जो बताने जा रहा था कि पूरी जमीन बीचों बीच आने के कारण पृथ्वी की सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो जाएगा, क्योंकि पूरी जमीन एक पीस हो गई। सूर्य की सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है, तो जब दोनों की सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो जाता है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कहां पर, जब ये यहां सतयुग में एंटर करेगा उस समय ये 12 महीना माना पूरा साल ये इसकी डिस्टेंस इक्वल रहेगा, मतलब एक जैसी रहेगी। माना ये ऑर्बिट गोल हो जाएगा जैसे अभी मॉडल में दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे सतयुग में, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत ही पूरा विश्व होगा, तो सतयुग में सदा वसंत ऋतु ही रहेगा, अलग अलग मौसम यहां पर नहीं होगा, क्योंकि सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है 12 महीना एक जैसी रहेगी। अब आप देखिए, अब मैंने आपको बताया ये स्वर्ग सुखदाई दुनिया है। अब यही एक कारण भी है, भक्ति मार्ग के भी चित्रों में भी आपने कहीं नहीं देखा होगा कि श्री कृष्ण जी को एवं श्री राम जी को कभी शॉल या स्वेटर पहने हुए दिखाया, कभी नहीं दिखाया है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ सदा वसंत ऋतु होता है। अगला परिवर्तन ये होगा कि जब पोल सीधी हो गई तो दोनों पोल में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में ना जमीन होगी ना बर्फ होगा, क्योंकि बर्फ तो उस महाविनाश के जो हीट के दौरान जो है ना, इतनी गर्मी जो एक्सप्लोजन से होता है बमों का, तो सारे के सारे बर्फ पिघल चुके होंगे और समुद्र अपनी मैक्सिमम ऊंचाई लेवल तक पहुंच चुकी होगी, इसीलिए बर्फ का प्रश्न नहीं उठता। और दूसरी बात, जमीन भी बीचों बीच जमीन भी नहीं होगा। और अगला परिवर्तन ये है कि जो 6 महीना दिन 6 महीना रात अभी जो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण हुआ करता है वो नहीं होगा, वो प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोल सीधी खड़ी है। अगला परिवर्तन ये आएगा कि पृथ्वी के चारों ओर जो चांद घूमेगा, तो वो चांद का जो रोटेशन है वो चांद की सेटिंग ऐसी हो जाएगी कि सतयुग एवं त्रेता युग में रोज पूर्णिमा होगी। यहां पर सतयुग और त्रेता युग में कभी भी अमावस्या नहीं होता है। अब आप देखिए, मैंने आपको यहां आधा कल्प सतयुगी दुनिया और त्रेता युगी जो आधा कल्प सुखदाई स्वर्गिक दुनिया है उसके बारे में बताया। अब वही नॉर्थ पोल घूमते घूमते जब यहां द्वापर युग में प्रवेश करने वाला होता है तो यहां पर भी एक बड़ा परिवर्तन होता है। वो क्या परिवर्तन होता है? अब आप देखिए, अब ये 2500 का जो आधा कल्प स्वर्ग है, इस स्वर्ग में हमारी प्रकृति सतो प्रधान होती है। अब जब प्रकृति सतो प्रधान होती है तो उस समय, अब देखिए, अब सतो प्रधान प्रकृति जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो ये नेगेटिविटी माना अपवित्रता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यहाँ शुरू होता है। तो थोड़ी सी भी परसेंटेज में अपवित्रता मिक्स होने लगती है
तो सतो प्रधान प्रकृति को ये सहन नहीं होता, तो यहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आना शुरू होता है, तो उस भूकंप से भी बड़ा परिवर्तन आता है। तो उससे क्या परिवर्तन आएगा? अब आप देखिए, उदाहरण के लिए जब एक अमृत का कलश लेते हैं, उसमें एक बूंद भी जहर पड़ जाता है तो पूरा कलश क्या हो जाएगा? जहर हो जाता है। तपेला दूध भरा है, एक बूंद भी नींबू पड़ गया, फट जाता है। इसी प्रकार से ये हमारी सतो प्रधान प्रकृति यहां प्रवेश करते ही भूकंप आने शुरू होता है, उसको सहन नहीं होता। अब जैसे भूकंप आता है तो बड़ा परिवर्तन क्या आता है कि सतयुग त्रेता युग के आधा कल्प के दौरान जो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में जो हीट, गर्मी और गैस पनपना चालू होता है, क्योंकि यहाँ से जब जमीन पूरी एक होती है तो अंदर गर्मी और गैस दोनों पनपना चालू हो जाता है, और वो उसका गैस का प्रेशर बढ़ते 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 2500 साल के अंत में उस गैस का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ट्रेमेंडस, बहुत तीव्र गति से। अब जैसे, परंतु वो यहाँ नहीं निकल पाता क्योंकि पूरी जमीन एक पीस है, उसकी परत मोटी है, वो निकलने नहीं देता। परंतु जैसे ही यहाँ भूकंप आता है उस गैस को निकलने का रास्ता मिल जाता है, और वो इतने तीव्र गति से निकलता है कि पूरी वो जो एक पीस जमीन है उसको फाड़ करके निकलता है। और उस प्रकार का इंटरनल एक्सप्लोजन के द्वारा हमारी पृथ्वी में ये पूरी जो जमीन पूरे ग्लोब में बिखर जाता है, और 5 महाद्वीप यहाँ अलग अलग बनते हैं, यहाँ अस्तित्व में आते हैं। अब उस गैस के साथ साथ जो गर्मी है वो ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगता है। उस ज्वालामुखी के द्वारा बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। अब मजे की बात तो ये, अभी भी अगर आप देखेंगे हमारे जितने भी देश हैं और जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सभी भूमध्य रेखा के ऊपर है, माना नॉर्थ पोल के तरफ है। साउथ पोल के तरफ तो केवल ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका का थोड़ा भाग है और साउथ अमेरिका है। बाकी जितने भी देश है और पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ है। तो यही कारण है कि यहाँ प्रवेश होते ही जब ये एक्सप्लोजन से ये चेंज आता है तो इससे हमारी पृथ्वी जो अनबैलेंस हो जाती है, और अनबैलेंस होने के कारण वो फिर से 23.5 डिग्री झुक जाती है, और 23.5 डिग्री झुक गई और साथ साथ पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाता है, और वो डिस्टर्ब होने के कारण सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो एक जैसी नहीं रह पाती है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर ये ऑर्बिट पूरा गोल के बजाय चपटा हो जाता है, एलिप्टिकल, और एलिप्टिकल होने के कारण सर्दी, गर्मी, बारिश का अलग अलग मौसम यहाँ द्वापर युग से शुरू होता है। अब द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कहीं न कहीं भूकंप, कहीं न कहीं ज्वालामुखी आते रहेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइकिल, नर्क की दुनिया। अब वही नॉर्थ पोल फिर से घूमते हुए जब यह सतयुग में प्रवेश करेगा तो हमने जैसे देखा कि यहाँ आंतरिक विस्फोट के कारण जमीन बिखर गई। अब यहाँ बिखरी हुई जमीन को फिर से एक होना है, वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए बाहरी ताकत, एक्सटर्नल फोर्स। अब वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आएगा? उसके लिए ठीक ड्रामा प्लान अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब आदि आदि का आविष्कार किया है। अब देखिए, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, वो 1-2 की संख्या में तो नहीं है, लाखों की संख्या में। जब आने वाले निकट महाविनाश के समय जब उन बमों का उपयोग होगा, इतने सारे बमों का, तो क्या हाल होगा? तो फिर से हमारी जमीन फिर से आकर के 5 भूखंड की जमीन एक हो जाएगी, और फिर से हमारी पृथ्वी बैलेंस होकर के सीधी खड़ी हो जाएगी, ठीक, और फिर से हमारे सतयुग आ जाएगा। इसी प्रकार हर 5000 साल बाद इस सृष्टि का इतिहास, भूगोल एवं खगोल की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। यही है कल्प का चक्र। ओम शांति।